अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर कि फ़्रांस, बरतानिया और जर्मनी के सरबराहों का गज़ा में इमदाद की बिला रुकावट तरसील का मुतालबा। लगता है कि मगरबी ममालिक का ज़मीर थोड़ा ज़िंदा होना शुरू हुआ है और ये इसलिए भी बहुत अहम बात है कि फ़्रांस ने ऐलान किया है सितंबर में वो फ़लस्तीन की रियासत को एक आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम करेगा। और बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर ने एक ख़त भी लिखा है फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास को और उसमें उन्होंने भी ये कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेना चाहिए और उन्होंने हमदर्दी का इजहार किया है फ़लस्तीन में जो इसराइल के मज़ालिम हो रहे हैं। और 28 ममालिक में, जिसमें मगरबी ममालिक हैं, कनाडा, जापान समेत बहुत सारे यूरोपियन ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल पर जोर दिया है कि वो गज़ा में जंग बंदी बंद कर दे, क्योंकि वहाँ से जो विजुअल्स आ रहे हैं और देखिए जो मीडिया किस तरह इन्फ्लुएंस करता है पॉलिसीज़ को किसी मुल्क की या पूरी दुनिया की, कि जब तक वेस्टर्न मीडिया ये विजुअल्स नहीं दिखा रहा था वहाँ की हुकूमतों के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। लेकिन थोड़ा सा मीडिया का ज़मीर जागा तो उससे उन हुकूमतों का भी ज़मीर जागा और दबाव पड़ा, अवामी दबाव पड़ा, मुजाहरे हुए बड़े बड़े कैपिटल्स में। और अब सबसे पहले फ़्रांस ने, फिर बरतानिया ने और अब जर्मनी ने भी बहुत वाज़ेह तौर पे कहा कि गज़ा में एक होलोकॉस्ट हो रहा है और जेनोसाइड है, इसको ख़त्म होना चाहिए और वहाँ तक इमदाद की फराहमी में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। बल्कि बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने तो ये भी कहा है कि वहाँ की यतीम होने वाले बच्चों को फ़लस्तीन के गज़ा से वो और मेल नरिश बच्चों को वो बरतानिया लेके आएंगे और वहाँ उनका ख्याल करेंगे। तो देखते हैं कि मगरबी ममालिक का ज़मीर तो जाग गया, OIC का ज़मीर कब जागेगा, इस्लामी ममालिक का ज़मीर कब जागेगा। जिस दिन भी ये जागा हम आपसे वादा करते हैं, हम आपको बताएंगे अहम खबर के तौर पे, इसी तरह लेंगे और बल्कि इस पर इससे ज़्यादा बात करेंगे। इंतज़ार करें तब तक और दुआ करें कि इस्लामी ममालिक का ज़मीर भी जागे। और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी। 5 अगस्त बहुत अहम दिन है, PTI का अरूज ज़वाल। और 5 अगस्त अहम इसलिए है कि 5 अगस्त वो दिन है जिस दिन इंडिया ने कश्मीर को एनेक्स किया था, आर्टिकल 370 और 35 से ख़त्म किया था। हमारे यहाँ इसकी अहमियत क्या है, ये हम पूछेंगे सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब से, जो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इख्तियार वली ख़ान जो कोऑर्डिनेटर हैं बराए वज़ीर-ए-आज़म। उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। और हमारा आज का हॉट इशू होगा दहशत गर्दी को काबू करने के लिए हर हथियार इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा, कहाँ पे होगा। दहशत गर्दी की जो इस वक्त कार्रवाइयाँ खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जारी हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत ज़्यादा दहशत गर्दी हो रही है। 6 माह में 290 आप समझ लें वाक़यात हो चुके हैं। इस पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे इफ्तिखार फिरदौस जो बानी एडिटर हैं खुरासान डायरी के। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा एक असिस्टेंट कमिश्नर का दफ्तर, कितना लग्जूरियस ऑफिस है, शायद बकिंगम पैलेस में किंग चार्ल्स का ऑफिस ऐसा होगा। वो ऑफिस आपने देखा पंजाब में है और एक पंजाब के प्रोफेसर रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने आज एक अखबार में कॉलम लिखा है और उन टीचर्स के साथ क्या जुल्म हो रहा है। जो मुआशरे का सबसे शरीफ और बेहतरीन तबका होता है, ये सोसाइटी, ये मुल्क सिर्फ धरने वालों से डरता है, धरने वालों के काम करता है। जो गाली निकाले, जो हड़ताल पे जाए, चाहे वो यंग डॉक्टर्स हों या सियासतदान हों, उनकी बात सुनता है। लेकिन जो मुआशरे को पढ़ाने वाले उनके साथ क्या सलूक करता है, ये आज के एडिटोरियल में बात करेंगे। और शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जी। शुरू करते हैं अगस्त 5 से। हमने एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, हमारा प्रिंटर ख़राब है तो सही मुझे सारे नाम इसमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन 29 मुकामात हैं पूरी दुनिया में। 2 अगस्त से लेके 31 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक यहाँ पे मुजाहरे होने हैं, PTI ने अरेंज किए हैं। पूरी दुनिया में 29 जगहों पर मुजाहरे अरेंज करना नीड्स अ लॉट ऑफ मनी। अभी हमने गज़ा की बात की है, उस पर हम देखते हैं कि इमरान खान साहब इसराइल के बारे में बिल्कुल नहीं बोले, इसराइल ने ईरान पे हमला किया नहीं बोले। लेकिन ये जो है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये इतनी प्लानिंग कहाँ से हो रही है, और मकसद क्या है, सॉरी, और मकसद क्या 5 अगस्त का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए अफसर साहब, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में आपको अपनी टीम को चाहिए कि आपको अपडेट रखे इमरान खान की ट्वीट के साथ। इमरान खान ने ड्यूरिंग दिस थिंग, इमरान खान ने जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ इसराइल, उनको
नाम लेकर उन्होंने कहा था कि उसको किया था कि ये आदमी जो है ना ये गलत आदमी है, टेररिस्ट है, इसने ये किया हुआ है। आप प्लीज़ थोड़ा सा कर लें, और मेरे ख्याल में अभी वाइल वी आर स्पीकिंग आपको वो बता दें, एंड यू शुड एक्चुअली इफ इट इज़ ट्रू देन यू शुड अपोलोजाइज पब्लिकली कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं दैट इज रॉन्ग। दैट इज माय फर्स्ट थिंग। माय टीम शुड अपोलोजाइज, योर टीम हुएवर, लेकिन आई एम रिस्पांसिबल फॉर माय टीम, तो फिर यू शुड ऑन बिहाफ ऑफ योर टीम यू शुड अपोलोजाइज टू द देखिए पीपल। आपका मैसेज मेरी टीम को मिल गया, सुन रही है, गुड, आई एम श्योर सुन रही है, लेकिन मैं तो आपसे सुन लेना मेरी, आपने मुझ पे एक बात की है, मेरी टीम पे बात की है, मुझे उसका जवाब देने का हक तो है ना। सर आपका तो शो है, आपको मैं तो इसी वक्त ये शो छोड़ के चला जाऊंगा, हाँ, इसी वक्त, हाँ जी, और नहीं दोबारा इस शो पे बैठूंगा। हाँ, आप मुझे बताएं ईरान के खिलाफ कब स्टेटमेंट दी है, जब ईरान पे हमला हुआ है, इस्राइल का बताएं। मैंने ईरान की बात नहीं की, मैंने ईरान मैं तो गजा की मैंने बात की है, जब लाइनों में लगे हैं बच्चे खुराक लेने के लिए, और 2 महीने से ये चल रहा है, उन बच्चों पे अटैक हो रहा है, 1000 लोग मारे गए हैं, उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आई। मैं तो वो बात कर रहा हूँ, वो आज से साल पहले 2 साल पहले नेतन्याहू तो पिछले 35 साल से सियासत में है ना। नहीं देखिए, आपने अपोलोजाइज करने का मुझे कह दिया, मैंने कहा खान साहब ने ईरान पे क्यों स्टेटमेंट नहीं दी, पहले ये जवाब दे, और गजा में तालिबान बच्चे जो भूख से मर रहे हैं उस पे क्यों? 3 सफों का उन्होंने ट्वीट किया कल परसों, बिल्कुल किया, बिल्कुल, जिसमें उन्होंने रोने धोने सब, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए उन्होंने अगर वो रोने धोने वाले होते ना तो वो इस वक्त पाकिस्तान में ना होते। नहीं तो फिर इस वक्त इंग्लैंड में होते, ये बच्चे सऊदी अरब में होते, जो हैं वो कहीं भी होते, उनके बच्चे जेल में ना होते। अगर वो रोने धोने वाले होते, देखिए अमेरिका में मिल रहे हैं, देखिए उनके बच्चे ज़ायनिस्ट सपोर्टर्स अमेरिका में मिल रहे हैं। आप मतलब इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? मैं बता देता हूं आपको, नहीं, इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? आप जवाब ले लें। ठीक है, खान साहब ने तो हकीकी आजादी की बात की थी, उन्होंने तो एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उन्होंने अमेरिका को गाली निकाली, गाली नहीं निकाली, गाली नहीं निकाली। अगेन लेट मी करेक्ट यू, अमेरिका ने साजिश की हमारे खिलाफ, अब आप चले गए हैं उनसे इमदाद लेने, अब आप मुदाखलत करवा रहे हैं, जो बात आपने प्रीच की, जो बात आपने प्रीच की, अब उसके मुखालिफ क्यों जा रहे हैं? उन्होंने प्रीच क्या किया, प्रीच क्या किया, उन्होंने अलाउ, प्रीच बताएं क्या किया? अलाउ नहीं, उन्होंने कभी अमेरिका के वो नहीं की, उसके खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि अगर हम गाली नहीं दी, उन्होंने कहा गाली नहीं है, मेरी हुकूमत गिरा दी, सुन ले साजिश की, उन्होंने गाली नहीं की। देखिए वो गाली नहीं है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस थिंग, ये इस रिजीम में, उसकी वजूहात उन्होंने, फिर उसी अतार के लौंडे से दबा लेने गए ना। अलाउ मी सर, आप मुझे भी बोल लेने देना। नंबर 2, उन्होंने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उन्होंने ये कहा था कि हम अमेरिका की बातें मानेंगे लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान। हम लोग 80,000 अपनी फौजों को गंवा बैठे हैं बिकॉज ऑफ अमेरिका। हम उनकी लड़ाई में, उनकी वजह से हम कहे पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं थी, पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने कहा, ईरान के हमले के खिलाफ स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? ठीक है, उन्होंने गजा में बच्चे मारे हैं, स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? उन्होंने, देखिए मेरी बात सुने, अगर वो इस तरह जैसे मैं और आप बाहर होते, या उनके साथ लोग जाके बजाय 15 मिनट, मेरे पास टाइम है, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, या मैं उनका लॉयर हूं, या मैं उनके फैमिली वाला हूं, मुझे टोटल 15 मिनट दिए जाते या 20 मिनट दिए जाते हैं। 20 मिनट में मैं बहुत सारी चीजें मैंने करनी होती है, उसने वहां से, उन्होंने वहां से बहुत सारी चीजें करनी। आपने देखा उनका 1,500 वर्ड्स का ट्वीट आया जो परसों, हाँ देखा, हाँ, उस वो 1,500 वर्ड लिखवा सकते हैं, सिर्फ एक लाइन ईरान पर हमले के खिलाफ या गजा पे बच्चों के बारे में। आई एम श्योर जिस वक्त ईरान का हमला हुआ था, जिस वक्त ईरान का हमला हुआ था, उनकी मौकफ सारा आ गया था, हम लोगों ने बताया था, बिल्कुल बताया था। मैं आपको इसका भी आप रिकॉर्ड पे एक ट्वीट दिखा, मुझे नहीं मालूम, आप भी अपनी टीम को कहिएगा, आपने अपनी टीम को कहना है, मैं खुद ढूंढूंगा, अपडेट करके रखिए, मैं खुद ढूंढूंगा, प्लीज डू, मैं ढूंढूंगा, अभी मैंने तो आपको ढूंढ को बोलूंगा ना, मैं ढूंढ को करूंगा ना, आप पहले वो कर लेना, उनसे पूछ ले कि उन्होंने ये किया। ईरान पे ट्वीट का बताएं, आपने ईरान को बाद में कर दिया ना, लेकिन पहले बात देखिए, मैंने गजा और ईरान का है, ठीक है ना, बता दिया था ना, मैं बता दिया ना। तो 2 साल पहले बयान दिया होगा तो उसका क्या लेना देना? 2 साल पहले नहीं सर, साल होगा, अभी हुआ। अब मुझे एक बात बताएं, इंडिया और पाकिस्तान के उसमें इमरान खान ने कहा, हम सब लोगों ने कहा, मुझे एक बात बताएं, जिन लोगों को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या जिन लोगों की आप तरह, आप नहीं, मेरा क्या काम है प्रोटेक्ट? मींस नहीं, मैं लेट्स से जिस लिहाज से बाकी लोग हैं, आपने कभी उनके लीडरान से पूछा कि आप लोगों ने एक दफा भी मोदी को कह कर नहीं कहा कि यार तुम गलत कर रहे हो? मोदी को
हाँ, जब ये इंडिया और पाकिस्तान के जो वो हुआ है उस दौरान में ऐसे लीडर्स हैं, उस दौरान में लीडर्स में से एक ने भी मोदी का नाम नहीं लिया, वो खामोश थे। अच्छा। उस वक्त आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम रही जब पाकिस्तान के ऊपर हमला हो रहा था और वो इंडिया कर रहा था, उस वक्त आप वो नहीं कर रहे थे। मसला ये ना कि आप को मैं ये भी नहीं कह सकता कि आपकी टीम आपको अपडेट नहीं करती, क्योंकि आपकी टीम का ये काम नहीं है। वरना हमने क्या क्या किया आप देखें, खुद करता हूँ, हम मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अपनी चीजें खुद देखता हूँ। I do not trust. I see everything myself. You should trust people. I trust people and get hurt in the process. लेकिन ये होता है, करना चाहिए। ठीक है। अख्तियार वली साहब से जरा मैं पूछूं, जो आपने सवाल पुट किया। अख्तियार वली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, शुक्रिया। लेकिन बताइएगा, वो कह रहे हैं कि एक आपने जंग लड़ ली इतने दिन, भारत के साथ एक भी मोदी के खिलाफ बयान नहीं दिया, बताएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया अफसार आलम साहब। देखें, इसका अक्सर सेनेटर साहब अक्सर ये कहते होते हैं कि दो गलत काम जो है किसी एक दुरुस्त चीज को साबित नहीं कर सकते। हमें तो ये वैसे भी कहते हैं हम बुरे लोग हैं, वैसे हम इतने बुरे नहीं है जितना ये हमें कहते हैं। हमारे लीडर ने, उनकी पार्टी ने, उनकी जमात ने खुलकर मोदी सरकार को न सिर्फ कन्फ्रंट किया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट के बगैर हमने जंग जीत के भी दिखाई। पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी अवाम ने, पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने वो जंग जीत कर दिखाई। मैदान में भी, फिजा में भी सपोर्ट नहीं किया हुकूमत को उस जंग में। मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूं क्योंकि इनके बड़े स्टॉलवर्ट किस्म के वो है लीडर है उमर अयूब साहब, जिन्होंने अपोजिशन लीडर के पोजीशन पे खड़े होकर कौमी असम्बली में जो स्टेटमेंट दी थी, मेरे ख्याल में वो शर्मनाक थी। इनके लीडर की एक बहन है अलीमा खानम, उन्होंने कहा था कि ये तो जंग है ही नहीं, ये तो नूरा कुश्ती है। इनकी एक दूसरी खातून है, मैं सबके नाम लेना नहीं चाहता, लाहौर से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा था कि खुंडी ना कड़का सोया तो सीधे आ, तो पता नहीं किसी और ने वो जो इनके सपोर्टर्स में से हैं दो चार, मैं नाम नहीं लेना चाहता उन यूट्यूबर्स का, शहबाज गिल ने क्या कहा वगैरह वगैरह, उसकी कंपनी के जितने लोग हैं वो सारे एंटी थे। जब इनको पता चला कि पाकिस्तान जंग इंडिया से जीत रहा है, ये मजबूर होकर शर्म के मारे या क्या हमारे साथ मिले, वरना ये मिल नहीं रहे थे, ये तो उनको वेलकम कर रहे थे। और ये लोग तो वो लोग हैं, जब बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस का वाकया किया था तो ये लोग तो वो बोली बोल रहे थे जो इंडिया बोल रहा था। इनकी पार्टी के एक दूसरे हजरत हैं अब्दुल समद याकूब साहब, आप उनकी स्टेटमेंट उठा लें कि इंडियन टीवी चैनल पर बैठकर उसने क्या क्या लग़वियात नहीं बोले हैं। तो आप इनसे ये तवक्को रखते हैं कि इनका लीडर बोलेगा इजराइल के खिलाफ, इनका लीडर बात करेगा फलस्तीन के हक में? नो वे, कभी भी नहीं। जो लोग फॉरेन फंडिंग में ये सवाल का जवाब तो आपने दे दिया, पैसे पकड़ते, जिनकी स्पॉन्सरिंग होती है, फंडिंग होती है, मैं इजराइल से वो उसके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं सकते, कभी भी नहीं। ठीक, इससे इनसे मैं वो जवाब हुमायूं साहब, उनका हक है जवाब देना, मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन आप ये बताएं कि एक सवाल जो मेरी टीम ने जिसके बारे में हुमायूं साहब ने कहा है कि उसे आपको अपडेट करना चाहिए, मेरी टीम भी सुन ही रही है, लेकिन मुझे ये बताइए कि उन्होंने एक सवाल मुझे दिया है कि अगर तमाम अपोजिशन जमातें और हुकूमती जमातें खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की सीटें अपना हिस्सा लेने के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, तो ये दहशतगर्दी के खिलाफ एपीसी में क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे? ये बताएं आप जरा, आपने क्यों बात किया पीटीआई की? बिकॉज अफसार आलम साहब, वो शेर आपने सुना होगा, आपको मुझे क्या शेर पढ़ाने और सिखाने की जरूरत है कि मैं आपको सुनाऊं, लेकिन वो कहते हैं ना कि नादान गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। मगरिब की नमाज तब होती है जब मगरिब की अजान हो जाए, ईशा की नमाज तब अदा की जाती है जब ईशा की अजान हो जाए। इनकी सारी नमाजें कज़ा हो चुकी है, इनकी सुन्नतें और वाजिबात भी कज़ा हो चुकी हैं। ये इस वक्त नफली इबादत के चक्कर में है कि सिर्फ लोगों को इकट्ठा करके क्या एनालॉजी आप हमने अमन के लिए एक जिरगा किया, हालांकि जब हमने अमन के लिए इनको बुलाया था, उस वक्त वो जरगा उस वक्त छोड़ देना, लेकिन उसके बाद नहीं आए वो तब, लेकिन आपने फिर भी उनके साथ बैठ के सीटों की वो जो तकसीम है उस पर तो एग्री किया ना, सीटों की तकसीम पे एग्री कर लिया, दहशतगर्दी के खिलाफ सूबे में उस पर एग्री, दोनों साइड्स क्यों नहीं कर रही? अफसार आलम साहब, ये दो चीजें हैं, मैं आपको पहले सीटों की बता देता हूँ। सीटों में बात ऐसी थी, हमने
जमहूरियत की लाज रखनी थी, वरना 93 मेंबर्स है इनके प्रोविंशियल असेंबली में, और 93 में इनके पास 3 दर्जन लोग इंटैक्ट नहीं लोगों थे, वो की सबके जानों की सब भी तो लाज वो रखनी चाहिए सब ना। वो अच्छा, मैं पहले सीटों की बात कर लूं। इनके बंदे बिक रहे सीटों थे की बात और होगी ना, इनके उसकी तफसील आजाद में ना बंदे जाएं, वक्त कम है। खरीद रहे थे। अब आता हूं मैं अमन की बात पर और एपीसी पर। अली यमीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, दे हैव गॉट नथिंग टू डू विद पीस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। वो इररिलेवेंट है। ये वो लोग हैं जिन्होंने स्वात और वजीरिस्तान के रास्ते, काशगर के रास्ते, इन्होंने टेररिज्म को, टीटीपी को इंपोर्ट किया, हाथ से पकड़ कर लाए हैं। ये लोग उसके जिम्मेदार हैं, वरना ज़रब अज़ब रद्दुल फसाद के बाद कोई बदअमनी नहीं थी। ठीक ये ठीक दोबारा इस सूबे को, ठीक ठीक उस हमारी मुल्क साहब, को ये बर्बादी और दहशतगर्दी में झोंक कर गए हैं। दैट्स इट। ठीक है हमारी साहब, देखें आपने झोंका है, वो कह रहे हो आप लेके आए वापस, और उन्होंने उमर अयूब का, अलीमा खान का और समाज यूकुब का नाम लिया, एक और भी खातून का नाम उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कुंडी ना खड़का। वो पंजाबी का उन्हें शायद पूरा आता नहीं है, लेकिन मैं भी नहीं बोलना चाहता। तो आप मुझे ये बताएं, इस तरह के अल्फाज जब जंग के दौरान, शहबाज गिल आपका मुशीर था, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा को आपकी हुकूमत और आपके साथ जो उसके पालने वाले थे उसके मुँह में पैसे देते रहे रोज़ाना हर महीने करोड़ों के, उन्होंने बैठ के बाकायदा मुहिम चलाई पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ उस वक्त जब जंग हो रही थी, और आज भी वो कोर कमेटी का मेंबर है डॉक्टर शहबाज गिल। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ISPR और अता तारड़, जो कि अता तारड़ उनमें से है जो कि PTI को सबसे ज़्यादा, मतलब उसको तो मौका मिलने चाहिए, वो इख्तियार वली से भी 2 हाथ आगे है। ठीक है ना। इन्होंने ऑफिशियली PTI के यंगस्टर्स का इन्होंने किया था। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक दूंगा। एक मिनट है सर, किसी जमात का नाम नहीं लिया नहीं, उन्होंने किसी जमात का नाम नहीं लिया, दिखा दें किसी जमात का नाम। मैं वो भी दिखा दूंगा आपको, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ड्यूरिंग दैट वॉर जो ऑफिशियल हैंडल है PTI का और ऑफिशियल हैंडल है PMLN का, उनके वहां से कितने ट्वीट हुए, उनमें कितने ट्वीट मोदी के खिलाफ हुए, कितने ट्वीट जनरली हुए, मैं उसी दौरान में ड्यूरिंग जंग की बात खान ने कहा ना कि एक मिनट होल्ड ऑन, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अच्छा उसमें फर्क मैं बता देता हूं। इनके टोटल मेरे ख्याल में हंड्रेड्स में थे, 500 एंड समथिंग 600 ट्वीट्स हुए टोटल। मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एंड ये वर नॉट इवन 10% ऑफ आवर ट्वीट हैंडल्स। अच्छा नंबर 2, इनकी जो रीच थी, मैं आपको बता देता हूं, इनकी रीच थी, इनकी रीच मिलियंस में भी नहीं थी। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दे देता हूं, मैं आपको बता देता हूं ना, मैं आपको विद फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहा हूं। नहीं कोई नहीं है फैक्ट्स फिगर, मैं आपको बता रहा हूं। आप कैसे बता सकते हैं कि ये नौजवान जो कर रहे हैं ट्वीट्स, इनका ताल्लुक PTI से और इनका नून लीग से? सर जी आपको जब आपको पता चल सकता है, जब गालियां पड़ती है आप कहते हैं ये तो PTI का बंदा है। अच्छा, तो फिर जब वो अच्छा करोगे तो तब भी PTI का ही होगा ना। ये अच्छा करते हुए PTI का नहीं है और गंदा करते हुए PTI का हो गया। नाम लिया है डॉक्टर शहबाज गिल का, आई एम नॉट रिस्पांसिबल फॉर दैट। मोहित पीरज़ादा तो आपके दोस्त हैं। मोहित पीरज़ादा इज जस्ट लाइक यू, ही इज एन एंकर, ही इज एन एंकर लाइक यू, ही इज एन एंकर लाइक यू। की माफी मांगता हूं। देखिए ना, ये तो उनसे पूछे कि उनकी बदकिस्मती है, आपकी बदकिस्मती है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मेरी बदकिस्मती है कि वो मेरे दोस्त रहे कभी। ही इज एन एंकर पर्सन, he used to be picked up by them. I don't know, people say there are other anchors which are picked up. गलत, जिसको जो भी पिकअप करे गलत। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने अभी बात की है ना, अभी एक कर्नल साहब और उनकी बेटी की डेथ हुई है, बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ DHA पिंडी में। बिल्कुल आपने PTI के नॉन जो अकाउंट्स हैं PTI के नॉन, मैं ऐसे जनरल बच्चों की बात नहीं कर रहा, उनके ट्वीट्स आप पढ़ें तो आप कुछ दिल दुखेगा, मैं ये कह सकता हूँ। आप मुझे बताएं, मैंने सिर्फ इसलिए कि उसका ताल्लुक फौज से था। सर नहीं सर, मैं रिटायर्ड था सर। एक मैं बताऊं सर, मैं ऑनेस्टली मेरा दिल दुखता है हर उस शख्स पे। मेरे वालिद साहब फौज से थे, मैं जानता हूं कि क्या ट्रेन होता है, लेकिन एक मिनट सर, बहुत कुछ गलत हो रहा है पाकिस्तान में एक्चुअली 95% चीजें गलत हो रही हैं, हर तरफ से गलत हो रही है, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से, पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, हर तरफ से गलत हो रही हैं। ट्रूथ, दिस इज ट्रूथ। If you want कि पाकिस्तान ठीक हो, we have to first tell the truth, then we have to do the reconciliation. अगर आप सच नहीं बोलोगे, reconcile नहीं करोगे, ये पाकिस्तान कभी स्टेबल नहीं होगा। और मैं एक बात बता दूं, ये जो चीज थी ना बहुत गलत थी, जिसने भी कहा बहुत गलत थी, लेकिन इसके पीछे जो चीज है वो एक नफरत है जो कि नहीं होनी चाहिए। किसने भरी?
सर नफरत में, आपके दिल में नफरत मैं नहीं भरूंगा। आपके सुनिए, अगर आप लीडर है 70 साल के, मेरी उम्र 18 साल है, तो आप जो कहेंगे मैं उस पर यकीन लाऊंगा। नहीं सर, पीटीआई, एक मिनट बताएं, ये नौजवान, ये आज का नौजवान आपके मेरे कहने पे किसी की बात नहीं मानता। आप अपने एक काम करें ना, आप अपने बेटे को कहते हैं जो यंगस्टर होगा 20-25-30 साल का होगा, उसको कहते हैं, वो आपकी बात नहीं मानेगा। बड़े साइंटिफिक तरीके से बच्चों का ध्यान खराब किया गया। मेरा बेटा, मैं पीटीआई का हूं, अगर मैं उनको पीटीआई की बात चीजें बताता हूं, वो चेक करते फिर कहते हैं नहीं बाबा ये तो इस तरह था, इस तरह था। एंड क्रिटिकल, he is critical, very good। देखिए every youngster is critical about what is happening in Pakistan। मैं टाइम तो हमारे पास खत्म हो रहा है। एक अख्तियार वली साहब ये बताइएगा कि जो इस वक्त दहशतगर्दी वहाँ पे हो रही है सुबह खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें आपके वज़ीर दाखिला कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं अली मीन गंडापुर को कि हम ड्रोन इस्तेमाल करेंगे, हम हर किस्म का वो करेंगे, लेकिन वो आगे से कह रहे हैं हम ड्रोन नहीं इस्तेमाल करने देंगे। आपका क्या व्यू, मुख्तसरन बताइएगा कि आप लोग एक पेज पे आएंगे कि नहीं? सर देखिए, मैंने आपको कह दिया ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बदकिस्मती से यहाँ पर जितनी क़ियादत है, उनको करप्शन के अलावा और इंतशार के धरनों के अलावा उनको और कोई एक्सपीरियंस है नहीं। अमन कैसे लाया जाता है, उसके लिए जरगा कैसे करते हैं, उसके लिए क्या इकदाम उठाने हैं, उनका ये काम ही नहीं है। अब ड्रोन कहाँ इस्तेमाल होगा, कहाँ नहीं होगा, ये रियासत है और यहाँ पर पॉलिसी जो होती है वो फेडरेशन बनाती है, सूबा उसके साथ चलता है। लेकिन अगर सूबे ने ये ठान ली है कि उसने अपनी लाइन खुद अपनी लेनी है, वो वफाक को फॉलो नहीं करेगा या उसकी मदद नहीं करेगा, तो ये उनकी भूल है, ऐसे कभी भी नहीं होगा। वैसे अफसार आलम साहब आपके पास वक्त कम है, लेकिन मैंने वो ट्वीट्स जो हैं वो मैंने आपको भेज दी आपके व्हाट्सएप पर। सेनेटर साहब जिसको डिनाई कर रहे हैं वो आप जरा एक नजर देख लीजिए और अगर वक्त हो तो चंद सेकंड के लिए वो अपनी स्क्रीन पे जरूर दिखा दीजिए। नहीं, सेनेटर साहब ने ये बात ठीक है, उन्होंने डिनाई नहीं किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो एक अलग बात है। आप आखिर में कुछ कहना चाहते हैं? शार्प ब्रेक लें। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मुख्तसर, मैं एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैं ये समझता हूं कि इन चीज़ों का अगर आप हिस्ट्री देख लें, पाकिस्तान में कितनी टोटल ये इस किस्म के जो एक्शंस हुए उनको आप देख लें, आप दुनिया में देख लें, इनका इलाज ये नहीं है, इनका इलाज ड्रोन्स नहीं है, इनका इलाज ये नहीं। यू हैव टू सिट। आप सबसे बड़ी मिसाल देता हूं आपको आईआरए की और सिनफेन की। आईआरए ब्रिटेन के साथ क्या कुछ नहीं किया, लेकिन एंड में उसका पॉलिटिकल सोल्यूशन है। और एक दफा सोच ले, हो सकता है हम लोगों ने कोई गलत काम किया हो सकता है हम लोग भी गलत हो, सारे तो हर एक दूसरा बंदा नहीं गलत हो सकता है ना सर। अफसार साहब, इसका इलाज ये भी नहीं है कि आप टेररिस्ट को दफ्तर खोल कर दें, इसका इलाज ये भी नहीं है कि आप उनको स्पॉन्सर करें, आप उनकी फंडिंग करें, आप उनको बिल्कुल सही, मल्टी प्रॉन्ग पॉलिसी। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब, हुमायूं मोहम्मद साहब, हमसे बात करने का वक्त है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हॉट इशू, दहशतगर्दी को काबू करने के लिए हर हथियार इस्तेमाल होगा, ये कहा पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कल इस बात के जवाब में जो अली मीन गंडापुर ने कहा कि ड्रोन इस्तेमाल करने की इजाज़त हम नहीं देंगे। और वजूहत क्या हैं? आज 26 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू में दहशतगर्दों ने पुलिस चेक पोस्ट पर क्वाडकॉप्टर से हमला किया और बम चेक पोस्ट के बाहर धमाके से फट गए, जानी नुकसान नहीं हुआ। मुजंगा चेक पोस्ट पर 24 घंटे में दहशतगर्दों का ये दूसरा हमला है। 25 जुलाई कल यानी कि बन्नू में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर क्वाडकॉप्टर से हमला किया। बन्नू के इलाके नाला टोची पुल के करीब दहशतगर्दों ने क्वाडकॉप्टर से हमला किया। थाना हवेद की हदूद में बारूदी मवाद से रब्ता पुल को उड़ा दिया। और 25 जुलाई यानी कल ही FC की गाड़ी पर बन्नू में दहशतगर्दों की फायरिंग से ड्राइवर शहीद, जबकि एक FC एहलकार जख्मी हो गया। 23 जुलाई को FC चेक पोस्ट पर क्वाडकॉप्टर ड्रोन हमला किया लकी मरवत में, जिसमें 6 एहलकार जख्मी हुए। और तो ये बहुत सारे वाक़यात, 290 वाक़यात हो चुके हैं गुज़िश्ता 6 माह में, जिसमें 140 सिविलियन जाँ बहक हुए हैं, 232 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं। और ये साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल का डेटा हम आपसे शेयर कर रहे हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई वाज़ेह हिकमत अली हमें नज़र नहीं आ रही। सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक पेज पर नहीं है और इसीलिए शायद यही सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हमें ज्वाइन किया है इफ्तिखार फिरदौस साहब ने, बानी एडिटर हैं खुरासान डायरी के।
इफ्तार साहब, आपका इस इलाके पे बड़ी गहरी नज़र है, और जितना बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी हो रही है, हम देख रहे हैं आज ही रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है, जिसमें अमेरिका के चीफ आए हैं, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान। ये ममालिक ने अफगानिस्तान को घेरा हुआ है, सिवाय अमेरिका के, उसके इंटरेस्ट हैं। ये इतनी अहम कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पे हो रही है, तो कोई आप ताने बाने बुनते हैं कि क्या हो रहा है? देखें, एक तो जो प्लेटफॉर्म अमेरिका के पास है इस खिते के अंदर, सेंट्रल एशिया को, उसको C4 कहते हैं। तो C4 के प्लेटफॉर्म में जो है वो काउंटर टेररिज्म जो है वो एक मेजर कंपोनेंट है। पाकिस्तान का इसमें शामिल होना इट क्लियरली शोज कि एक तो जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और उनकी वर्किंग्स हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो सेंट्रल एशिया से जाके मिलती हैं, और पर्टिकुलरली ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के साथ लाइक जितना भी डेटा आप सर्वे कर लें, जो इंटरनेशनल टेररिस्ट अटैक्स हैं, अगर वो किसी मुल्क में भी हैं तो उसमें सेंट्रल एशिया का कुछ ना कुछ किरदार जो है वो नज़र आता है, और उसके अपने रीजंस हैं कि वो क्यों हैं। सेंट्रल एशिया के लोगों का, सेंट्रल एशिया के लोगों का, इंडिविजुअल्स, वहाँ रूट्स हैं, लोग आते हैं, वहाँ से पैसा आता है। असल में सेंट्रल एशिया के साथ जो है वो एक इशू है, क्योंकि जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और मैं आपको ये सिंपल अल्फाज में अगर समझा सकूं कि जितने भी जिहादिस्ट एंटिटीज़ वो पोस्ट अफगान वॉर, हम 1980s की जो है वो बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि बाकी ममालिक के अंदर तो रेजीम्स जो है वो चेंज होती गई, लेकिन हमारे वहाँ जो 15 साल पहले भी बंदा था वो अभी भी मौजूद है। सो दे आर लुकिंग एट इट फॉर चेंज फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। लेकिन उसके साथ ऑब्वियसली हमारे इकोनॉमिक टाइज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिलेटेड हैं, क्योंकि सेंट्रल एशिया इज़ द कॉरिडोर टू ईस्टर्न यूरोप एंड फर्दर बियॉन्ड। लेकिन इसमें अफगानिस्तान को क्यों नहीं बुलाया? अगर आप इकोनॉमिक टाइज की बात करते हैं, उज़्बेकिस्तान के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रेन लिंक बनाया जा रहा है, तो बेहतर नहीं होता कि टेररिज्म पे भी अफगानिस्तान भी होता? देखें, एक तो रिकग्निशन का इशू है। ऐसे प्लेटफॉर्म में आप हमेशा ऐसे ममालिक को जो है वो बुलाते हैं जो रिकग्नाइज करते हैं उन ममालिक को। मेरे ख्याल में जितने ममालिक उसमें हैं 5-6, उसमें कोई भी जो है वो तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज जो है वो नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये जो पाक इंडिया जंग हुई है उसके तनाजुर में अगर हम देखें तो ये तो बड़ी एक पॉजिटिव पाकिस्तान के लिए स्ट्रेंथनिंग बात है कि ये यहाँ पे रीजनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसमें तो कोई शक नहीं, और मेरे ख्याल में सेंट्रल एशिया सेंट्रल है इस पूरे डिज़ाइन को। और मेरे ख्याल में आप उस तनाजुर में भी इसको देखें कि रशिया ने जो है वो अफगानिस्तान की हुकूमत को जो है वो एक्सेप्ट किया, और आज अमरीका समेत जो है वो सेंट्रल एशियन ममालिक को जो है पाकिस्तान जो है वो होस्ट कर रहा है। एक तरफ तो इसमें अलायंसेस भी बहुत क्लियरली नज़र आती हैं कि कौन किस तरफ जो है वो जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ऑब्वियसली हम इसको एक सक्सेसफुल जो है विंडो, मेरे ख्याल ये कह रहे हैं जल्दी होगा कि अलायंस किस तरफ जा रहा है, क्योंकि ऐसे हो नहीं सके, शायद ना हो सके, क्योंकि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो रशिया के खिलाफ इस तरह ना जा सके। लेकिन ये इसमें जो बात है सेंट्रल एशियन ममालिक है, मेरे ख्याल में रशिया के बाद सेंट्रल एशियन ममालिक से एक्सपेक्टेड है कि वो जो है अफगान तालिबान की हुकूमत को जो है वो तस्लीम करें। बिल्कुल, लेकिन ये अलायंसेज उसे बढ़ चढ़ कर हैं। मेरे ख्याल में जो रीजनल कोऑपरेशन और पाकिस्तान के लिए सबसे अहम बात यह है कि नॉट जस्ट द कॉरिडोर बट एक मिलिट्री पावर के तौर पर, मिलिट्री पावर सिक्योरिटी के हिसाब से भी, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक पावर के हिसाब से चाइना के साथ जो और पाकिस्तान मिलकर जो एक नया सार्क बना रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, इतनी अहमियत है पाकिस्तान की, मैं इस पे आपसे डिसएग्री नहीं करता, इतनी अहमियत के बावजूद क्या मसला है पाकिस्तान के अंदर कि हम खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पे काबू नहीं पा सके? यहाँ ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में क्या ये लड़ाई है सूबाई और वफाकी हुकूमत में, वो सबसे बड़ी वजह है या आवाम का मिसट्रस्ट? देखें, नेशंस बनती हैं, और इस प्रोग्राम में अफसार साहब, मैं और आप ये बात करते हुए आ रहे हैं कि वो कंसेंसरल जो है नैरेटिव डोमेन में बनती है। जब तक आपका बयानिया एक ना हो, अगर एक सूबे का वज़ीर आला एक स्टेट इंस्टीट्यूशन को कहता है कि वो जो है गुट तालिबान को जो है वो रखे हुए हैं, जो मैं नहीं समझता कि 100% एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन है चीज़ों की, और दूसरे जो ड्रोन स्ट्राइक्स के हवाले से जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए वो भी एक्यूरेट नहीं है। आपने स्टैटिस्टिक्स दिए साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के, मैं आपको ये अपने स्टैटिस्टिक्स से इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड बता सकता हूँ कि 67 ड्रोन स्ट्राइक्स हुए एक महीने में। 67 एक महीने में, ये सिर्फ एक महीने डेली टू। एंड दिस इज लाइक इन द साउथ ऑफ केपी, जो सबसे ट्रबल्ड स्पॉट अच्छा है, जिसमें तकरीबन आपके 3 डिविजन्स जो है वो आते हैं। और एक दिन के अंदर, लाइक अगर हम पिछले इस हफ्ते की बात करें तो एक दिन के अंदर 7 जो है वो ड्रोन स्ट्राइक्स हुए हैं। और
ये इस तरह नहीं है। अगर मैं ये वज़ीर आला साहब को नज़र नहीं आता, सुनता नहीं है, क्या कर रहे हैं, ये मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को। देखिए मेरे ख्याल में जो पॉलिटिक्स है, और मैं एक पॉलिटिकल जो है लाइक अपने आप को एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं समझता, लेकिन मुझे ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो आपके काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं उसमें अब पॉलिटिक्स एक हिस्सा जो है वो बन चुकी है। जब तक आप इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम रहेगी। और उस दिन अगर आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस देखें, डिवीजन और क्या होती है, एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो आपकी केपी में चल रही है और उसी तरह जो है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के वो साइमल्टेनियसली जो है। अच्छा, मैं इसकी एक सिंपल मिसाल ले लें कि जो आपकी फाइटिंग फोर्स है, लाइक पुलिस एक फ्रंट लाइन फोर्स है, तो आपका जो आईजी है केपी में, जो सेंटर जो है रिकमेंड करता है और प्रोविंस को जो है वो देता है, वो आधी जो है कॉन्फ्रेंस के लिए केपी में था और फिर आधी कॉन्फ्रेंस के लिए जो है वो सेंटर में था। तो ये आपको एक क्लियर डिवाइडिंग लाइन जो है वो दिखाती है। मेरे ख्याल में जो स्टेट का एक सोच है इसके पीछे, और अली अमीन साहब ने जो बातें जो की हैं, मेरे ख्याल में उसने इस स्टेट की कॉज को नुकसान। अच्छा, आखिरी सवाल मुझे ये बता दें, एक तो आपने कहा 67 ड्रोन स्ट्राइक हुई एक महीने में, टारगेट क्या था और इसमें सिविलियन नुकसान कितना हुआ? इसमें सिविलियन कैजुअलिटीज तो हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है टारगेट्स जो है वो पुलिस है या तो इस वजह से ये कौम को क्यों नहीं बताया जा रहा है? प्रोपेगेंडा तो ये हो रहा है, खान साहब ने ट्वीट भी किया है जेल के अंदर से कि जो ड्रोन स्ट्राइक कर रहे हैं, मैं उनके खिलाफ मुकदमात होने चाहिए, लेकिन ये नहीं तासुर ये दे रहे हैं कि हुकूमत कर रही है। ये अगर 67 एक महीने में दहशतगर्द कर रहे हैं, ये बात नैरेटिव की आपने बात शुरू नैरेटिव से, तो ये नैरेटिव में क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान के? मेरे ख्याल में क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि कोई खुल के बात जो है वो करता नहीं है। ये क्यों नहीं लोगों को बताया जा रहा है कि ये तो दहशतगर्द कर रहे हैं? वो पुलिस वाले मर रहे हैं डेली बेसिस पर। 7 अटैक जो हुए उसमें 3 जो है हमारे शोहदा हैं सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के, और उसमें तकरीबन कोई 11 जो है वो पुलिस वाले हैं जो इंजर्ड है, उसमें एक कैप्टन भी है। लेकिन ये खुल के जो है वो चीज़ें जो है वो सामने नहीं आ रही। फिर उसके ऊपर जब आप ये कहते हैं कि गुड तालिबान है और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें वो नैरेटिव डाइल्यूट हो जाता है, तो आप अपने मंजिल मकसद को नहीं पहुंच सकते। तो आप समझते हैं कि क्या मुमकिन है हुकूमत तब्दील हो जाए? मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जो है वो तब्दील होगी, और मेरे ख्याल में हुकूमत तब्दीली से जो है वो और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। लेकिन मुझे ये भी नहीं लगता कि कोई इंटेंशन है हुकूमत बदलने का। आई थिंक दैट द पावर्स टू बी वांट कि अली अमीन साहब की हुकूमत रहे, और इसी तरह ही जो है लोगों का जो मिसट्रस्ट है, वो ऑपरेशन नहीं करने दे रहे, वो कह रहे हैं हमने घर नहीं छोड़ने, तो फिर कैसे होगा ऑपरेशन? मेरे ख्याल में तो ऑपरेशन की जो, अगर ऑपरेशन इस टाइम पे होता है, मैं ये समझता हूँ कि ऑपरेशन इस टाइम पर अगर हुआ तो उसमें वो लोग तैयार नहीं हैं, और भी जो है वो प्रॉब्लम स्टेट के लिए कैसे बनेगी। आपको काइनेटिक से जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो काइनेटिक में फिर कोलैटरल डैमेज होगा। आई एग्री विद दैट। अगर लोग नहीं निकलते, अगर सारी आपकी जितने भी जो है मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो सारी पॉपुलेशन के दरमियान में घुसी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे? प्लस आपकी जो इंटेलिजेंस और फौज होती है वो लोगों के ऊपर जो है वो चलती है। जब लोग और पॉपुलेशन आपके साथ नहीं होगी तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जब एक सूबे की तर्जुमानी करते हुए ये कहता है कि हम विफाक के साथ नहीं है, इन पॉलिसीज के साथ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अनकरीब कोई अमन और अमान की सिक्योरिटी सिचुएशन वो बेहतर होगी, बल्कि ये आप मजीद जो है वो बलोचिस्तान में भी फैलेगी और पंजाब की तरफ भी। इस ट्रैजिक नोट पे वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज का एडिटोरियल। और वक्त हमारे आज के एडिटोरियल का एक कॉलम है, डॉक्टर जावेद असगर ने लिखा है, रोज़नामा बैठक, ये मुल्तान का एक लोकल अखबार है, उसको ट्वीट किया है सीनियर एंकर और सहाफ़ी रऊफ़ कलासरा साहब ने, और वहाँ से ये मैंने देखा, और उसके बाद उस कॉलम को पढ़ना चाहिए सब लोगों को, और उसमें देखना चाहिए कि कितनी ज़्यादती है टीचर्स के साथ के रिटायरमेंट के बाद उनको पता चला दिसंबर 2024 में पंजाब हुकूमत ने पेंशन रूल्स ही बदल दिए हैं, और इस नोटिफिकेशन के तहत रिटायर होने वाले असातिज़ा को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली मराहत कम कर दी गई हैं। सारी उम्र उन्होंने पढ़ाया, 60 साल की उम्र में उन्होंने सोचा मैं रिटायर होऊंगा, पैसे मिलेंगे, उससे कोई घर बनाऊंगा, कुछ करूंगा, अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो डीएमजी ऑफिसर्स हैं, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक असिस्टेंट कमिश्नर का ओकाड़ा में, उनके ऑफिस का एक वीडियो आया था, हाफिजाबाद में, सॉरी ओकाड़ा में भी ऐसी होगा डीपीओ साहब का, जो किसी महल से कम नहीं है। लेकिन अगर आप टीचर्स की बात करें तो यहाँ टीचर्स क्योंकि सबसे शरीफ तबका है इस मुल्क का, और वो धरने नहीं देते, वो मुजाहरे नहीं करते, यंग डॉक्टर्स की तरह हड़ताल पे नहीं जाते, सियासतदानों की तरह अपना पार्लियामेंट हाउस
पर कब्जा नहीं करते, इसलिए कोई उनका ख्याल नहीं करता। लेकिन दुनिया की जो महज़ब कौमें हैं उनमें असातिज़ा को सबसे ज़्यादा तनख्वाहें दी जाती हैं, सबसे ज़्यादा इज्जत दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ मास्टर का कोई हाल नहीं हैगा। और मैं आपको बता दूं, जर्मनी में असातिज़ा की तनख्वाहें प्राइमरी असातिज़ा के लिए $6,000 से $9,000 हैं, जिसका मतलब 17 लाख रुपए महीना। ऑस्ट्रेलिया में $4,000 से $6,000 मतलब 25 लाख रुपए। अमेरिका में $3,700 से $6,300 मतलब 11 लाख और 10 लाख। और इसी तरह जापान में $2,300 से $5,000 तक। इसीलिए ये कौमें तरक्की कर गई कि वहाँ जो प्राइमरी और सेकेंडरी के असातिज़ा उनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी हैं, इज्जत बहुत अच्छी है। हम ना इन्हें तनख्वाहें अच्छी देते हैं, ना इज्जत देते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम दुनिया की बेहतरीन कौम बन जाए। कैसे? असिस्टेंट कमिश्नर बना लो या अच्छे लोग बना लो। गुड नाइट।